उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों से सीधा सवाल पूछा कि आखिर इसमें इतनी जल्दी किस बात की है। अब ये मामला कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही सुना जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और इसी आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति ने मांग की कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। उनका कहना है कि ट्रस्ट के पैसों में कुछ गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की मांग नहीं की, बल्कि एक और बड़ी मांग रखी है। कोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच एक विशेष टीम से कराई जाए। ये टीम सीबीआई के अधिकारी की अगुवाई में बनाई जाए। साथ ही याचिकाकर्ता चाहते हैं कि जांच कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, यानी कि कोर्ट खुद इस पर नजर रखे। इसके अलावा उसकी मांग है कि जांच के लिए एक तय समय सीमा रखी जाए ताकि यह मामला लंबे समय तक लटका ना रहे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो याचिकाकर्ता ने इसे तुरंत सुनने की अपील की थी। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि इस मामले को जल्द सुना जाए और तुरंत आदेश दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि इस मामले में आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है। कोर्ट का मानना था कि इस याचिका को तुरंत सुनने जैसी कोई बड़ी वजह नजर नहीं आ रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ये मामला अभी तुरंत नहीं सुना जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस याचिका को तब सुना जाएगा जब कोर्ट छुट्टियों के बाद फिर से खुलेगा, यानी कि अभी इस मामले में सुनवाई के लिए इंतजार करना होगा। इधर पुलिस ने आज सुबह 10:30 बजे जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के अकाउंट्स इसी ब्रांच में हैं। बैंक स्टेटमेंट पुलिस ने लिए। अब यह जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खाते में कितना पैसा आया। इससे पहले रविवार को चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की गई। चढ़ावा चोरी पर उनके बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज करने के बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। आज सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आरोपियों के रिमांड मांग सकती है। हालांकि इससे पहले अयोध्या के वकीलों ने बड़ी बैठक की है। इसमें यह फैसला लिया गया कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। साथ ही चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अयोध्या छोड़ने की मांग की है। न छोड़ने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के प्रोसेस को आधिकारिक रूप से अब शुरू कर दिया। ईसीआई ने दिल्ली में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का भी खुलासा कर दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर कराने के पीछे का मकसद है कि कोई भी वैलिड वोटर छूटे ना और कोई भी इनवैलिड वोटर सूची में शामिल ना हो। दरअसल दिल्ली में एसआईआर के लिए वेरिफिकेशन का काम 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा। चुनाव आयोग की थीम इस बार रखी गई है, कोई भी योग्य वोटर छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य वोटर शामिल ना हो। बीएलओज 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे। हर मौजूदा वोटर को एनिमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी मिलेगी और वोटर्स को भरा हुआ एक फॉर्म बीएलओ को वापस करना होगा और एक्नॉलेजमेंट लेनी होगी। अगर घर बंद मिलता है तो बीएलओज कम से कम 3 बार घर का दौरा करेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को पब्लिश की जाएगी। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज की जा सकती है। दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी। दिल्ली में वर्तमान में कुल वोटर्स का आंकड़ा 1,45,00,000 से ज्यादा का है, जिसमें पुरुष वोटर्स 77 लाख से ज्यादा और 67 लाख से अधिक महिला वोटर्स हैं। एसआईआर में अपना नाम सर्च करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे जाइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट ऐप के माध्यम से, ECINET ऐप के माध्यम से आप घर बैठे बहुत आसानी से एसआईआर में आपके वोटर डिटेल्स को हासिल कर सकते हैं। एसआईआर एक घर घर किया जाने वाला एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है और इसके तहत सभी पात्र मतदाताओं का वेरिफिकेशन होता है ताकि मतदाता सूची पूरी तरीके से स्वच्छ हो, सटीक हो, पारदर्शी हो और हाल की जानकारी के अनुसार वो बनाई गई हो। वहीं बंगाल में बीजेपी की शुभेंदु सरकार आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश होने जा रहा है। इस विधेयक के आने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे समेत कई नियमों में बदलाव होगा और यह सबके लिए एक समान होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी शामिल किया था, जिसमें यह वादा किया गया कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। ऐसे में अब सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल भारत में यूसीसी विधेयक लागू करने वाले देश का 4था राज्य बनेगा। इससे पहले
गुजरात, उत्तराखंड और असम में ये बिल लागू हो चुका है। उत्तराखंड ने सबसे पहले ये बिल लागू किया था, जबकि अब पश्चिम बंगाल में इस बिल को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी क्या है, वर्तमान में भारत में अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉ है, जिसके आधार पर शादियां और संपत्ति के बंटवारे तय होते हैं। यूसीसी लागू होने पर क्या होगा वो भी जानिए। यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जैसा कानून है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू होती है। यानी कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। इसके तहत शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, पारिवारिक अधिकार जैसे सभी नागरिक मामलों में यानी कि सिविक मामलों में समान अधिकार लागू होंगे। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों के हिसाब से व्यक्तिगत कानून लागू हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सभी व्यवस्थाओं में एक ही कानून लागू होता है। पश्चिम बंगाल में यूसीसी बिल का मुख्य उद्देश्य अलग अलग धर्मों के आधार पर चल रहे कानूनों की जगह पर एक कानूनी व्यवस्था लागू होगी और इस प्रस्तावित कानून का मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से अलग एक समान सिविल ढांचा बनाना है। और बीजेपी के लिए ये बिल उनके मुख्य चुनावी वादे को पूरा करने, एक लंबे समय से चली आ रही बात को दोहराने जैसा है कि सभी नागरिकों पर एक जैसा सिविल कानून लागू होना चाहिए। वहीं विपक्ष के लिए ये सामाजिक सहमति, संवैधानिक सुरक्षा और इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या अलग अलग समुदायों पर असर डालने वाले सुधार को व्यापक बातचीत के बगैर लागू किया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो संकल्प पत्र बनाया था उसमें यूसीसी बिल को शामिल किया गया था। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही इसे लागू करने की बात थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 6 महीने के वादे की समय सीमा से काफी पहले ही यूसीसी बिल ला रही है। घोषणा पत्र जारी करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये वादा किया था कि बीजेपी सरकार सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करेगी। अब शुभेंदु सरकार और इस वादे को पूरा करने जा रही, तो विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। पंजाब सरकार के मंत्रियों की श्री अकाल तख्त के सामने आज पेशी हुई। बेअदबी को लेकर अकाल तख्त की तरफ से सिख विधायकों को फटकार लगाई गई थी। जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को लेकर आम आदमी पार्टी के 9 सिख मंत्री, विधानसभा स्पीकर और 30 सिख विधायक श्री अकाल तख्त साहिब में उपस्थित हुए। इसके अलावा कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और एक निर्दलीय विधायक भी पेश हुए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जत्थेदार के पास जाकर कहा कि बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने मसौदा नहीं पढ़ा था। तो वहीं श्री अकाल तख्त पर पेशी के दौरान कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने कहा कि आपके नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते। विधानसभा में महिलाओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार को 1 महीने का समय दिया। जत्थेदार ने कहा कि इस दौरान बेअदबी कानून की सभी आपत्तियों को दूर किया जाए। जत्थेदार ने कहा कि जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता तब तक इस कानून को लागू न किया जाए। आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायकों ने श्री अकाल तख्त को लिखित स्पष्टीकरण दिया है। विधायक इंद्रबीर सिंह निज्जर ने इस मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए लाइव टेलीकास्ट न करने की बात कही, जिस पर जत्थेदार ने याद दिलाया कि स्वयं मुख्यमंत्री पहले सरकारी कार्यवाही के लिए लाइव प्रसारण की बात कह चुके हैं। जत्थेदार ने कहा कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन सिख समुदाय से जुड़े मामलों में अकाल तख्त, शिरोमणि कमेटी और अन्य सिख संस्थाओं से औपचारिक सलाह भी ली जानी चाहिए थी। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने यह कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने कहा कि जब बेअदबी को लेकर कानून तैयार किया जा रहा था तब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब ने स्पष्ट निर्देश और एक आदेश जारी किया था। उन्होंने आदेश दिया था कि अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के मामले से जुड़ा कोई भी बिल या कानून बनाया जाना है तो उसका ड्राफ्ट श्री अकाल तख्त साहिब, शिरोमणि जत्थेबंदी, अन्य सिख संस्थाओं और पूरी गुरु नानक नाम लेवा संगत की मंजूरी लेने के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। भगवंत मान और केजरीवाल का एकमात्र मकसद राजनीति करना है। बैसाखी के दिन जो बिल तैयार किया गया वो पूरी तरीके से केवल राजनीति के परिप्रेक्ष्य से बनाया गया। संगत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ऐसी कई धाराएं और फैसले शामिल किए गए जो संगत को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से दूर करने की साजिश जैसे लगते हैं। आप गुरु नानक नाम लेवा संगत को साथ लिए बगैर किसी चीज को पारित करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अकाल तख्त की मंजूरी के बिना इसे पारित करने का तो सवाल ही नहीं उठता है।